गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यों नमक डालने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है और क्यों साबुन हमेशा स्लिपरी रहता है, मतलब वो हमेशा फिसलता क्यों है, और नींबू का स्वाद हमेशा खट्टा ही क्यों होता है। ये सब जानने के लिए इस चैप्टर को हमें ध्यान से पढ़ना होगा और हम इस चैप्टर में एक मैजिक ट्रिक भी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो खाना हमारे कपड़े में गिर जाता है और जिससे कि हल्दी का दाग हमारे कपड़े पे ही रह जाता है। अब उसको साफ करने के लिए जब हम उसको सोप से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, तो क्या होता है, वो हल्दी का कलर दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज क्यों होता है, ये इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके बुक में एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है, जिसमें हमको टर्मरिक का पेस्ट लेना है और एक वाइट कपड़ा लेना है। उसमें हम टर्मरिक का पेस्ट डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही टर्मरिक का पेस्ट सूख जाएगा तो वो वाइट कपड़ा में क्या टर्मरिक का दाग लग जाएगा, मतलब वो येलो कलर हो जाएगा। फिर उसमें हमें सोप अप्लाई करना है। जैसे ही हम सोप अप्लाई करेंगे तो उसका येलो कलर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। कौन से कलर में चेंज होगा, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सोप अप्लाई करेंगे हम टर्मरिक में तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब रेड कलर में चेंज होने के बाद अगर हम उसमें लेमन जूस डाल दें, उसी जगह पे अगर लेमन जूस डाल दें तो फिर से येलो कलर चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता है, मतलब अगर एसिड और बेस को हमें अलग अलग जानना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हम टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर टर्मरिक को हम एसिड मिलाएं उसमें तो वो क्या करेगा, कलर मतलब वो सेम ही कलर रहेगा, येलो ही रहेगा। लेकिन अगर बेस मिलाए, जैसे कि सोप एक बेस है, तो अगर बेस मिलाएंगे तो टर्मरिक का येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। मतलब टर्मरिक कैसा काम करता है, एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। इसके बाद आपके पास एक्टिविटी नंबर 2 दिया है, जिसमें हमें लिटमस पेपर का यूज़ करना है। अब ये लिटमस पेपर क्या है, जैसे टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर था ना, वैसे ही लिटमस पेपर भी इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर भी क्यों यूज़ होता है, एसिड और बेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो इस एक्टिविटी में हमको करना क्या है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं और फिर उसमें लिटमस पेपर को डाल के देखना है। अगर लिटमस पेपर अपना कलर बदल लिया तो वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। अब कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा, ये जानने के लिए हमें इस चैप्टर में आगे जैसा जैसा एक्टिविटी में दिया गया है वैसा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिटमस पेपर के बारे में जानना होगा। ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये है रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर अपने आप को रेड में चेंज कर लेगा। जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में हो जाएगा। जबकि अगर हम रेड लिटमस पेपर लें और उसको बेस में डालें तो क्या करेगा, रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हमको एसिड पता करना है तो हमें कौन से लिटमस पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर का। और अगर बेस पता करना है तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, रेड लिटमस पेपर का। क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाते ही रेड में चेंज हो जाता है, जबकि रेड लिटमस पेपर बेस में जाते ही ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो चलिए हम अपना एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या करना है, हमको डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं। अब इस एक्टिविटी में हमें बोला है कि ये 6 प्रकार के सब्सटेंस लेने हैं और उसको 1 बाय 1 ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से रिएक्ट करवाना है। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग लेमन जूस। लेमन जूस में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेमन कैसा है, एक एसिड है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, जैसे मतलब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा एसिड के कांटेक्ट में आते ही। जबकि जो रेड लिटमस पेपर है ये तो बेस को आइडेंटिफाई करता है, तो लेमन जूस तो बेस है नहीं, इसलिए रेड लिटमस पेपर लेमन जूस से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा और अपना रंग नहीं बदलेगा। वैसे ही
वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या है, ये बेस है कि एसिड है? तो वॉशिंग सोडा एक बेस है, इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि रेड लिटमस पेपर जैसे ही वॉशिंग सोडा में हम डालेंगे तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। वैसे ही इमली, टर्मरिन, ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो एसिडिक इन नेचर है मतलब किसको इफेक्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को इफेक्ट करेगा। तो ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही हम टर्मराइन में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, जबकि रेड लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक इन नेचर है, माइल्डली बेसिक मतलब थोड़ा सा बेसिक इन नेचर है, इसलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, पर स्लोली, एकदम फट से चेंज नहीं करेगा। जैसे कि वॉशिंग सोडा जैसे चेंज हो जाता था ना फट से ब्लू में, तो बेकिंग सोडा उतने जल्दी चेंज नहीं होगा, स्लोली चेंज होगा, क्योंकि वो माइल्डली बेसिक है। ठीक है। अब शुगर सॉल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो ना तो एसिड होते हैं ना तो बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मतलब ना तो वो रेड लिटमस पेपर्स को चेंज करेंगे, ना ही वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करेंगे। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों न्यूट्रल है और ये दोनों ही लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेंगे, दोनों ही लिटमस पेपर के कलर सेम टू सेम रहेंगे। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे रहा था। दूसरा, जो ब्लू को रेड में चेंज कर दे रहा था उसको बोलेंगे एसिड। और दूसरा, जो रेड को ब्लू में चेंज कर दे रहा था उसको हम लोग बोलेंगे बेस। और तीसरा, जो कि किसी को दोनों लिटमस पेपर को कुछ भी चेंज नहीं कर रहा था, दोनों के कलर को चेंज नहीं कर रहा था, उसको बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है। तो मतलब सब्सटेंस 3 प्रकार के होते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब नेक्स्ट, इस टेबल में बोला है कि आपको 3 एसिड सब्सटेंस, 3 बेसिक सब्सटेंस और न्यूट्रल सब्सटेंस के नाम लिखने हैं। तो एसिड जैसे कि क्या हो गया, लेमन जूस और इमली, ये सब एसिड है। फिर बेसिक में क्या आएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है। और न्यूट्रल सब्सटेंस में सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल सब्सटेंस में आएगा। ठीक है। अब इंडिकेटर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू इंडिकेट एन एसिड और बेसिक मीडियम। मतलब इंडिकेटर्स क्यों यूज़ होते हैं, एसिड और बेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। हमने सबसे पहला इंडिकेटर देखा था हल्दी, वो क्या था, नेचुरल इंडिकेटर था। फिर हमने क्या देखा, लिटमस पेपर, वो भी इंडिकेटर है। और वैसे ही मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये सब भी इंडिकेटर है, एसिड बेस के इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस के अलावा। मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करता है, मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर विथ एसिड एंड येलो कलर विथ बेस। अगर मिथाइल ऑरेंज सब्सटेंस है एक, उसको एसिड में डालेंगे तो वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर, और बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर। वैसे ही फिनोप्थेलिन भी एक इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, मतलब अपना कलर चेंज नहीं करता, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये वाला स्लाइड में दिया है, देखो ये है फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन। ये क्या किया है, एसिड है इसमें तो कोई भी कलर चेंज नहीं किया, जबकि बेसिस में ये पिंक कलर में चेंज हो गया है। ठीक है। तो we have identified acid and bases using indicators, but they have other characteristics that help to identify them. मतलब एसिड और बेस को हम इंडिकेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर एसिड और बेस की कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहते हैं जिससे हम उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम पेटल्स ऑफ फ्लावर को कैसे इंडिकेटर की जैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्लावर की जो पंखुड़ी रहती है ना, उसको भी हम इंडिकेटर की जैसे यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं। जैसे हम हल्दी को इंडिकेटर की जैसे यूज़ किए, वैसे ही पंखुड़ी, फ्लावर की जो पंखुड़ी रहती है उसको कैसे यूज़ करेंगे हम आप देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गुड़हल का फूल लेना होगा। गुड़हल का फूल मतलब चाइना रोज़ बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा ये इजीली अवेलेबल रहता है सबके घरों में। तो ये फूल लेना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पंखुड़ी को निकाल के वार्म वाटर में बॉईल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो पंखुड़ी का जो कलर रहेगा ना वो उस वाटर में चले जाएगा, तो वो एक
इंडिकेटर के सॉल्यूशन के जैसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा। जैसे ही हम इस पंखुड़ी को वाटर में बॉईल करेंगे तो पंखुड़ी का कलर वाटर में आ जाएगा और वो ऑरेंज टाइप हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम 1 बाय 1 ये जो हम इंडिकेटर प्रिपेयर किए ना, उसके ड्रॉप्स को डिफरेंट सॉल्यूशंस में डाल के देखेंगे। अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन हुआ तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में। वो जो इंडिकेटर को प्रिपेयर किए हैं गुड़हल के फूल से, उसको 4-5 बूंद बेकिंग सोडा में डालेंगे। तो बेकिंग सोडा क्या रहता है, बेसिक रहता है ना, बेसिक इन नेचर रहता है। मतलब हम क्या देखें पिछले साइड में, अगर बेसिक इन नेचर रहा तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, देखो, इंडिकेटर सॉल्यूशन प्लस बेसिक सॉल्यूशन, तो वो बेसिक है, बेकिंग सोडा तो बेसिक है, तो वो ग्रीन कलर में, ये जो ऑरेंज कलर का था ना, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, लेमन जूस। अब लेमन जूस क्या है, लेमन जूस तो एसिडिक है। तो एसिडिक है मतलब यहाँ पे पहले वो ऑरेंज कलर में था, फिर इंडिकेटर डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। जबकि बेकिंग सोडा जब ऑरेंज था पहले, उसमें हम इंडिकेटर डाले तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, वैसे ही शुगर सॉल्यूशन, अब शुगर सॉल्यूशन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, मतलब उसका पहले भी कलर ऑरेंज रहेगा और बाद में भी ऑरेंज होगा। ठीक है, वैसे ही इस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो चाइना रोज का इंडिकेटर है, मतलब जो इंडिकेटर हम बनाए हैं गुड़हल फूल से, वो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने के बाद वो डार्क पिंक में चेंज कर देता है, जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद उस सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। मतलब ये भी एक इंडिकेटर के जैसा काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको टेस्ट करने में वो सोर रहता, मतलब खट्टा रहता है। जैसे कि लेमन जूस, जैसे कि इमली, इमली में भी एसिड रहती है। कौन सी एसिड रहती है, टार्टरिक एसिड रहती है। लेमन में कौन सी एसिड रहती है, सिट्रिक एसिड रहती है। ठीक है, एसिड मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो खट्टा हो वो एसिड के अंदर आता है। जैसे कि लेमन, ऑरेंज, आंवला, टर्मरिन, इन सब में क्या रहता है, इन सब में एसिड रहता है, इसलिए ये खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी हमें चींटी काटती है तो वहाँ पे जलन होने लगती है। तो जलन क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जब भी चींटी काटती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और इसी के कारण वहाँ पे जहाँ पे वो काटी रहती है वहाँ पे एसिड छोड़ देती है वो, इसलिए हमें जलन का एहसास होता है। जो भी एसिड हमें एनिमल या प्लांट से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से प्राप्त हुई है इसलिए उसको नेचुरल एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, देखो ये चार्ट में दिया गया है लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, कर्ड में मतलब दही में लैक्टिक एसिड, और ड्रिंक्स में जो कोको कोला पीते हैं ना उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, we can also make acids from the minerals obtained from soil like hydrochloric acid। अब सॉइल से भी जो मिनरल्स निकलती है उससे भी हम एसिड्स बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब का फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में भी ये काम आएंगे। तो इन सब एसिड्स को क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। अब क्योंकि ये एसिड है तो इन लोग का भी टेस्ट क्या होगा, खट्टा होगा। लेकिन हमें कोई भी केमिकल को टच करके या टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो जब तक आपकी टीचर आपको परमिशन ना दे आप कोई भी केमिकल्स को लैब में टच नहीं करेंगे, ना ही उसको टेस्ट करके देखेंगे क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड मतलब जब एसिड में हम
पानी मिला देते हैं, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, एसिड की मात्रा कम रहती है, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। जबकि एसिड की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम, तो उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जब भी हम खट्टे खट्टे कोई भी सब्सटेंस को ब्रॉन्ज के या फिर ब्रास के कंटेनर में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाता है। क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि जो कॉपर रहता है ना ब्रास में, वो रिएक्ट करता है उस एसिड से, जिससे ब्लू ग्रीन कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब इस रिएक्शन को हटाने के लिए, मतलब इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उस ब्रास कंटेनर को हम टिन से कोट कर देते हैं, मतलब उसमें पेंट लगा देते हैं। ठीक है। और ये इससे क्या होता है, दिस कोटिंग प्रोटेक्ट द कंटेनर फ्रॉम रिएक्टिंग विद एसिड्स एंड अवॉइड कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन मतलब जंग जो लगता है ना, रस्टिंग, वो। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर आयरन को हम खुले ही ऐसे हवा में छोड़ दे, हवा और पानी के कांटेक्ट में आ जाता है अगर आयरन, तो क्या हो जाता है, उसमें जंक लग जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, आयरन को जब ऑक्सीजन मिलता है एयर से और वाटर मिलता है, तो क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, मतलब जंक बनाता है। और जंक का फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, मतलब आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब अगर कहीं भी जंक लगे रहेगा ना, मम्मी बोलेगी देखो यहाँ पे जंक लग गया है, तो आप लोग बोलना मम्मी ये जंक नहीं है, ये आयरन ऑक्साइड है, तो मम्मी इम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है। अब इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें कोटिंग लगानी चाहिए। कोटिंग मतलब उसको पेंट कर देना चाहिए ग्रीस से, जिससे क्या होगा, वो आयरन हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब हवा ही नहीं रहेगा, O2 ही नहीं रहेगा, तो वो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इसी कोटिंग को जब हम जिंक का कोटिंग लगा देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। Thus, corrosion can be prevented by protecting iron articles from exposure to air and moisture. मतलब कोरोजन को हम रोक सकते हैं अगर आयरन जो आर्टिकल्स रहते हैं, आयरन के मतलब जो सब्सटेंस रहते हैं, उसको एयर से बचा के रखें और मॉइस्चर से बचा के रखें, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।